किया करें। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री धामी ने राहुल गांधी के हालिया क्रियाकलापों को लेकर उन पर राजनीतिक औपचारिकता दिखाने की आरोप लगाया है। धामी ने कहा कि राजनीतिक असफलताओं से हताश राहुल गांधी अब इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वे अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की हालिया गतिविधियां उनकी राजनीतिक सोच और अपरिपक्वता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। धामी के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजियां तेज होने के आसार है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के रुख को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पर सीधा निशाना साधा है। वो मंच पर जो है जिनकी मां खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनकी दादी प्रधानमंत्री रह चुकी है, मां ने पूरे देश को चलाया है, वो कैसे एक दूसरे को गले मिलते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे देश की राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करते हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। भाई बहन के पवित्र पर्व पर महिलाओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए अब राज्य में एक नहीं बल्कि 2 दिन तक रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश की लाखों महिलाओं और छात्राओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी सरकार के सामने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की मांग रखी थी। सरकार का कहना है कि इस पहल से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ सार्वजनिक परिवहन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षाबंधन पर सरकार के इस तोहफे से महिलाओं में खुशी का माहौल है और इस दौरान महिलाएं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हुए भी नजर आ रही है। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब एक दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं को धामी सरकार का बड़ा तोहफा मिल रहा है। रोडवेज बसों पर अब एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन उनकी यात्रा मुफ्त कर दी गई है। पहले से ही यह आग्रह किया जा रहा था कि महिलाओं और छात्राओं को, लड़कियों को मुफ्त रोडवेज बस की सुविधा मिले और इस रक्षाबंधन पर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दिन और उसके बाद वाले यानी 2 दिन जो है लगातार रोडवेज बसों में महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलने वाला है और ये एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से महिलाओं को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ऐसे भी महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले युवाओं को, महिलाओं को साधने की कोशिश धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार, इस पर लगातार बीजेपी फोकस कर रही है और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर रोडवेज बसों में उनकी यात्राएं मुफ्त कर दी गई है और वो भी एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन उनकी यात्रा मुफ्त रहेगी, जिससे आने जाने में उन लोगों को काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं धामी के इस फैसले को लेकर विपक्ष निशाना भी साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को साधने की जो कोशिश धामी सरकार कर रही है ये किसी भी सूरत में सफल होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ महिलाएं धामी सरकार को धन्यवाद देती हुई नजर आ रही है क्योंकि 2 दिन जो उनकी यात्रा है वो मुफ्त होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, रक्षाबंधन पर धामी सरकार जो है महिलाओं को साधने की एक तरह से कवायद भी कह सकते हैं और इसे चुनाव से जोड़ना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि पहले युवाओं पर फोकस और अब महिलाओं पर 2 दिन की यात्रा मुफ्त किया जा रहा है। महिलाओं का ध्यान जो है धामी सरकार की ओर बढ़े और इससे कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिल सके, शायद यही वजह है, इसलिए 2 दिन की ये यात्रा जो है निःशुल्क किया जा रहा है।
देखिए प्रिया, धामी सरकार की ओर से ये एक बड़ी पहल की जा रही है। 2 दिन लगातार जो की बसें होंगी उत्तराखंड रोडवेज की, उनमें महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इससे पहले भी हर साल रक्षाबंधन के समय में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो महिलाओं को साधने का लगातार प्रयास करते रहे हैं और उनके लिए निःशुल्क सुविधाएं मुहैया कराई जाती रही है। इस बार 2 दिन लगातार सुविधाएं मुहैया कराने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। एक अच्छी और बड़ी पहल हम इसे कह सकते हैं उत्तराखंड की महिलाओं को लेकर। लेकिन जाहिर है कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान महिलाओं के वोट बैंक को अपनी पार्टी के पक्ष में रखने का भी इसे हम एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं। और इसके अलावा जो महिलाओं को लेकर के, उनके कल्याण को लेकर के तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका भी प्रचार प्रसार यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। और तरफ इसी बात को लेकर के फोकस है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा और सार्थक प्रयास कर रही है। और इस बात का प्रसार भी लगातार प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अपने बयानों में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि वो युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं और लगातार इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि प्रिया, उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था उसमें महिलाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य आंदोलन के दौरान महिलाएं सबसे आगे लीडर होकर के रहे और इस बात को लेकर वो मांग करती रहे कि एक पर्वतीय राज्य हो उत्तराखंड राज्य। उनके संघर्षों का ये जो उदाहरण है वो सामने देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की एक बड़ी पहल है, सरकार की एक बड़ी पहल है और इससे लाखों महिलाओं को लाभ होगा। और 2 दिन इस त्योहार के दौरान निःशुल्क यात्रा करने से महिलाओं का जो समर्थन है वो भी सरकार के पक्ष में इसलिए रहेगा क्योंकि जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के घर जब राखी बांधने जाएंगे, रक्षाबंधन के दिन जब वहां पहुंचेंगी, तो वो सरकार को भी दुआएं देंगे, मुख्यमंत्री को दुआएं देंगी कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है और इस पहल का वो लाभ भी उठा रहे हैं। तो इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा आने वाले दिनों में कि सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये त्योहार जो है वो भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है और महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए जब इस तरह से मुफ्त बस की सुविधा मिलती है तो कहीं ना कहीं लाभ मिलना लाजमी है। लेकिन इसके साथ गौर करने वाली बात अजय ये भी है कि बीजेपी सरकार जहां जहां है, अगर दिल्ली की बात ले ले, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में जो बस है वहां पर महिलाओं की यात्रा फ्री थी और उसी को बीजेपी सरकार ने आगे बढ़ाया। अब जब दिल्ली में मुफ्त है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की महिलाएं भी चाहेंगी कि जब यहाँ बीजेपी की सरकार है तो उनके लिए सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि ये मुफ्त बस सेवा लगातार कर दिया जाए ताकि उन्हें सहूलियत मिले। देखिए प्रिया, उत्तराखंड सरकार ने अभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त में सेवा जरूर संचालित है और 60 साल की उम्र के जो लोग हैं, उससे ऊपर के जो लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा यहाँ से दी जाती है। उत्तराखंड रोडवेज की बसें चाहे किसी भी स्टेट में जा रही हैं तो उनको यहाँ से निःशुल्क सुविधा मिलती है अपने राज्य में घूमने के लिए। अपने यानी कि उत्तराखंड राज्य में कहीं भी वो जाते हैं तो वहां तक के लिए उनको निःशुल्क है। बाकी की जो यात्रा अगर अन्य राज्यों तक जा पहुंचते हैं तो उनको वहां से किराया देना होता है। इसी तरह से महिलाओं के लिए अब बाकी युवतियां हैं, बहनें हैं, इनके लिए भी इस कार्य योजना पर काम किया जा रहा है और लंबे से इस पर योजना बनाई जा रही है। समय में यानी भविष्य महिलाओं को सरकारी जो बस है, उसकी बसें हैं, उसमें निःशुल्क यात्रा मुहैया कराई जाए। लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। हाँ, इतना जरूर है कि रक्षाबंधन के दिन पहले 1 दिन मुफ्त में करने की सुविधा होती थी, अब 2 दिन मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है और एक बड़ी राहत की बात है और बहनों के लिए एक बड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से नजारा है। और भविष्य में इस कार्य योजना पर जब वक्त पहनाया जाएगा तो जाहिर है कि जितनी भी महिलाएं हैं या बाकी अन्य लोग हैं जो सरकार के मानक में आएंगे, उन सभी लोगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा जरूर दी जाएगी। इस योजना पर काम हो रहा है।
देखिए अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो सरकार चाहेगी कि जो भी समय आए, जो भी त्योहार आए, जो भी आगे आगे वक्त रहे, सबको साधा जाए, सबको अपने पक्ष में किया जाए। तो सरकार छोड़ेगी नहीं मुझे को बुलाने, और विपक्ष की ओर से सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनमें कमियां और खामियां भी ढूंढा जाएगा, और विपक्ष इस पर निशाना भी साधेगा, सवाल भी उठाएगा। लेकिन फिलहाल जो योजना चल रही है, फिलहाल जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, ये काफी एक सार्थक घोषणा है, बहनों के लिए एक अच्छा प्रयास है, और उनको रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा भी है। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो देखिए एक दिन के बदले 2 दिन महिलाओं को मुफ्त रोडवेज बसों में यात्रा की सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है, और इसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष निशाना भी साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को अपने खेमे में करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन महिलाओं को अच्छी तरह से पता है कि कौन सी सरकार उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में आज एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आगाज हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंक पहुंचकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया है। देहरादून में आयोजित इस प्रतियोगिता को उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स और आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रतियोगिता के आयोजन से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। जो खेलों के क्षेत्र में जो हमारा ये आइस स्केटिंग रिंग है, यहाँ पर जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये हमारे लिए बहुत अवसर हमको दिला रहा है। जैसे पिछले साल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी, और आज भी यहाँ पर 14 देश एशिया के जो है एशियन चैंपियनशिप स्केटिंग ट्रॉफी आज से इसका शुभारंभ हुआ है, और इसकी मेजबानी मिलना बहुत सारे अवसरों का। उत्तराखंड के विकासनगर में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने तहसील कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर तहसील पहुंचे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने रजिस्ट्रेशन अधिकारी से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दर्ज की जा रही आपत्तियों को लेकर अपनी शिकायतें रखी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। नेताओं ने मांग की है कि केवल सही और तथ्यात्मक आपत्तियों पर ही विचार किया जाए। नवप्रभात ने कहा कि एसआईआर के 3 चरणों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आगे की प्रक्रिया जारी है। वहीं जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने भी आपत्तियों को लेकर कई सवाल उठाए और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग की है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के 2 चरण, एक चरण पूरा हो चुका है मैपिंग का। दूसरे चरण में जो 41,000 नोटिस दिए गए थे, उनकी सुनवाई अभी जारी है। आज हम इस कार्यक्रम को संक्षिप्त भी इसलिए रख रहे हैं कि हमारे साथियों को सुनवाई के लिए वापस जाना है। अब भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर झूठी आपत्ति दर्ज कर। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डीके पाल समेत विभिन्न कर्मचारी और यूनियन संगठनों से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए दावा किया कि लगातार बढ़ते जनसमर्थन के दम पर पार्टी 2027 में बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। आज बहुत ही हमारे सम्मानित साथी
डीके पाल जी, रविंद्र कश्यप जी, खुर्शीद जी, जोगिंद्र सिंह जी, साहेब जी, अनूप ठाकुर जी, अशोक कुमार जी, मुन्ना भाई, मनीष जी, निशा जी, पूजा राजपूत जी, जो कोई आम पार्टी से, ठेली यूनियन, ट्रेड यूनियन और विभिन्न उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। बारिश के बावजूद यात्रा की रफ्तार जारी है और अब तक चारधाम में 47,45,456 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक यमुनोत्री में 6,64,251, गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854 और बद्रीनाथ में 16,32,363 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 2,05,069 श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारधाम और हेमकुंड के लिए अब तक 60,48,695 पंजीकरण हो चुके हैं। सरकार का फोकस धार्मिक पर्यटन को और विस्तार देने पर है। महासू मंदिर परिसर के विस्तार के लिए 120 करोड़ रुपए की योजना है, जबकि आदि कैलाश, ओम पर्वत और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर भी काम किया जा रहा है। जो है चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और इस चारधाम यात्रा के अंदर थोड़ी बरसात के कारण शीतलता आई है। फिर भी जो चारधाम के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री में 6,64,251 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854, बद्रीनाथ में 16,32,363, हेमकुंड साहब में 2,05,069। ये कुल मिला के चारधाम के अंदर 47,45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन। उत्तराखंड के चकराता विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में श्याम झूला निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मां यमुना की प्रतिमा को तिरपाल से ढके जाने पर लोक पंचायत ने नाराजगी जताई है। पंचायत ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल से श्याम झूला निर्माण की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। लोक पंचायत का कहना है कि 27 जुलाई को दी गई 15 दिन की मोहलत बीत चुकी है, लेकिन योजना की प्रगति अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पंचायत ने कहा कि वो श्याम झूला निर्माण के समर्थन में है, लेकिन 2023 से चल रही योजना सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। साथ ही पंचायत ने कहा कि आस्था के प्रतीक मां यमुना की प्रतिमा को त्रिपाल से ढकना उचित नहीं है। जब तक झूले की ठोस स्वीकृति और निर्माण शुरू नहीं होता, तब तक प्रतिमा से त्रिपाल हटाने की मांग की गई है। पंचायत की ओर से माननीय नौटियाल जी को 15 दिन का समय, जो उनके द्वारा ये कहा गया था कि श्याम झूला की स्वीकृति और उस पे झूला बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, उसमें 2023 में उनके द्वारा ये सावन के तीसरे सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय नजर आई। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कनखल स्थित भगवान भोलेनाथ के ससुराल माने जाने वाले दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं बिल्वकेश्वर महादेव, पारद शिवलिंग, दरिद्र भंजन महादेव और तिल भंडारेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। भक्त दूध, दही, गंगाजल, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सावन सोमवार के मौके पर हरिद्वार के मठ मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। धर्मनगरी में चारों ओर भक्ति और आस्था का रंग भी दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण किया और देश की मौजूदा स्थिति को लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और बेईमानी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश में बहुत घपला है, इसलिए समय रहते सुधारा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिर आंदोलन करना पड़े। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बेईमानी शहीदों का अपमान है। बाबा रामदेव ने युवाओं में बढ़ते नशे के चलन पर भी चिंता जताई और कहा कि मनमर्जी को आजादी नहीं कहा जा सकता।
आजादी के साथ अनुशासन जरूरी है। उन्होंने देश में जाति और धर्म के नाम पर बढ़ती दूरी खत्म करने की अपील की है। साथ ही नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, चरित्रवान भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जातीय वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यत। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। कुछ विकासनगर में लगातार लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका ने कवायद शुरू कर दी है। बाजार में सड़क किनारे फल सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले विक्रेताओं को अब सहारनपुर बस अड्डे पर शिफ्ट करने की तैयारी है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज बिष्ट ने बताया कि बाजार में अनावश्यक रूप से घूमने और सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले फल सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के लिए बस अड्डे को वेंडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल विकासनगर के मुख्य बाजार में फल सब्जी को रेहड़ियों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। और इसी समस्या को देखते हुए नगर पालिका अब रेहड़ी पटरी वालों को एक निर्धारित स्थान देने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक सहारनपुर बस अड्डे पर फिलहाल सहारनपुर से आने वाली निजी बसें खड़ी होती है। बसों के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर फल सब्जी विक्रेताओं को यहां शिफ्ट किया जाएगा। नगर पालिका के इस कदम से बाजार में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर बस अड्डा चला जाता है, वो क्या जगह बस अड्डे वाली होती है नगर पालिका की है? सर इस जो अभी मैं वर्तमान में यहाँ पाया हूँ, उसके बाद हमारे द्वारा इस मामले को बोर्ड में लाया गया और 15 लोगों को हमारे द्वारा यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है। यह जो जगह है यह नगर पालिका की है और इसमें हमारे द्वारा बोर्ड में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। विकासनगर में स्वच्छता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोजित इस अभियान में पर्यावरण मित्रों, एनसीसी कैडेट्स और नगर पालिका के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई करने के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और स्वच्छ वातावरण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की। आज हमारा यहाँ पे सफाई अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य हमें यह याद रखना है कि सफाई करना और अपने वातावरण को साफ रखना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के तहत भी आता है। और ये हमारा सभी का मौलिक कर्तव्य है कि जो प्लास्टिक होते हैं या अपने आसपास जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे गंदगी होती है, वातावरण दूषित होता है, हमें उनका ध्यान रखना है। ऋषिकेश के श्यामपुर चौकी क्षेत्र के खदरी खड़क माफ में रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। गली में अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से उसकी चपेट में एक महिला और उसकी 3 वर्षीय मासूम बेटी आ गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय सुमन जेठड़ी और उसकी 3 वर्षीय बेटी सृष्टि के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैं आई
आई थी तब भी मैंने आपको यही बताया है कि जितने यहाँ पर विद्युत विभाग के जितने कर्मचारी हैं जिनसे बार बार ये कहा गया कि भाई तार ठीक कर दें, जनप्रतिनिधियों ने कहा वो कहा, और जिनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, आपने पत्र किसको लिखा है? अधिशासी अभियंता को तो लिखा है ना, तो कार्रवाई जिसके लेवल से नहीं हुई है उसका निलंबन होगा। मैं कह रही हूँ आपसे, ठीक है, मैं कह रही हूँ। और मेरा अनुरोध है अभी थोड़ा सा परिवार को थोड़ा सा एकांत करें, आप चाहे मेरे साथ कहीं दूसरी जगह पर आ जाइए। एम्स के ट्रामा सेंटर में है, और जैसे कि सभी क्षेत्रवासियों को एक अभी जो घटना हुई है बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण और बार बार बोलने के कारण जो है अभी एक बहन और उनकी बेटी की डेथ हुई है। और इतनी बड़ी घटना के बाद एक इनका जो शर्मनाक बयान आता है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। हाथीपाव रोड स्थित करीबन 500 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मसूरी, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने नाग देवता के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर दिन भर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध, पुष्प और पूजन सामग्री अर्पित कर पूजा की। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल नाग पंचमी के मौके पर इस प्राचीन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े भव्य तरीके से इस नागपंचमी का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं नाग पंचमी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज पूरे देश भर में नाग पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मसूरी में भी 500 साल पुराना है ये नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नाग देवता का मंदिर है, 500 साल पुराना है। इस दौरान श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में उमड़ती हुई नजर आती है। यहाँ आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आता है। प्रशासन पहले से ही इस पूरे त्यौहार को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी थी। प्रशासन, मंदिर समिति की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर दी गई थी। 500 साल पुराना मंदिर है और इसीलिए लोगों की आस्था भी काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इन मंदिर में पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा के हिसाब से पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने की यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काफी प्राचीन ये मंदिर माना जाता है और इसलिए लोगों की आस्था आज की नहीं है बल्कि कई साल पुरानी यह आस्था जुड़ी हुई है। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवों का स्थान है। महादेव अगर है तो वहां नाग मंदिर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस नाग मंदिर में लोगों की आस्था भी है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही, क्योंकि सावन का पावन महीना है और इस पावन महीने में अगर नाग पंचमी सोमवार के दिन ही पड़ती है तो सोचिए लोगों की जो आस्था है और भी ज्यादा जुड़ जाती है। इसलिए नाग पंचमी पर आज सोमवार दूसरा नाग पंचमी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है इस मंदिर में उमड़ी हुई है। पूजा अर्चना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर समिति किस तरह से अरेंजमेंट कर रही है। चमोली में गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने सोमवार को जिला कार्यालय गोपेश्वर के प्रमुख अनुभागों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
आयुक्त ने न्यायिक राजस्व संग्रह भूलेख नजारत अनुभाग के साथ मालखाना, स्टोर कक्ष और जिला संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए पुराने प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शस्त्र लाइसेंस और अन्य लंबित मामलों की पेंडेंसी को भी प्राथमिकता से खत्म करने को कहा। आयुक्त ने भू राजस्व वसूली से जुड़े आंकड़ों और दस्तावेजों के सत्यापन पर जोर दिया। साथ ही अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव, कार्यालय में साफ सफाई कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने जिला आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण कर आपदा के दौरान त्वरित सूचना संचार और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। विकासनगर के न्यू राणा ज्वेलर्स में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिन में काम की तलाश के बहाने अलग अलग स्थानों की रेकी करते और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इसी तरीके से उन्होंने न्यू राणा ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों में से एक ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए सिम खरीदा और वारदात के दौरान उसका इस्तेमाल किया। चोरी के बाद आरोपी जेवरात लेकर नेपाल भागने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी आपराधिक मामले सामने आए हैं। वह इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। श्री संजीव राणा, जिनका न्यू राणा ज्वेलर्स के मालिक भी हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 7 और 8 तारीख को वो दुकान बंद करके गए और 9 तारीख को उन्होंने पाया कि उनकी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है और जिसमें सोने चांदी के आभूषण गायब है। उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल कोतवाली विकासनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी अवलोकन के माध्यम से और अन्य राज्यों के चोरों के पैटर्न के माध्यम का अवलोकन करते हुए दिनांक 16/8/2026 को 4 नेपाली मूल के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास चोरी किया गया माल भी बरामद हुआ है। उक्त 4 अभियुक्त जो पूर्व में भी कर्नाटक और तमिलनाडु से जेल में जा चुके हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं: नैना शाही, दीपक कुमार, शंकर बहादुर शाही और निश्चल योगी। इनका एक और साथी भीम बहादुर शाही वांछित अभियुक्त है, जिसके संबंध में लगातार। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।